हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कोर्ट में सिविल केस कैसे दाखिल की जाती है और उसकी पूरी प्रोसीजर क्या होती है, कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं और किसको प्रेजेंट होना होता है। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केस के दायर करने से लेकर फाइनल जजमेंट तक और फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ये जो भी प्रोसीजर है, सब प्रोसीजर के बारे में सिविल प्रोसीजर कोड एंड सीपीसी में दिया हुआ है। अब कोर्ट में किसी भी केस के दायर होने का कारण दो पक्षकारों के बीच हुआ विवाद, यानी दो पक्षकारों के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसके बारे में पूरी प्रक्रिया दी है। अब सीपीसी आदेश 1 के तहत, यानी ऑर्डर 1 के तहत हर केस में दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है उसे वादी यानी प्लेंटिफ कहा जाता है, और वादी के द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी यानी डिपेंडेंट कहा जाता है। अब सीपीसी आदेश 3 यानी ऑर्डर 3 के तहत, सीपीसी ऑर्डर 3 के तहत दो पार्टीज के बीच हुए सिविल विवादों के निपटारे के लिए पीड़ित व्यक्ति अर्थात वादी को यानी प्लेंटिफ को रिलीफ के लिए अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में केस दायर कराना होता है। अब एक अधिवक्ता ही यानी एडवोकेट, जो भी प्लेंटिफ का एडवोकेट होता है, उसके द्वारा वादी की तरफ से कोर्ट में केस से संबंधित सभी कार्रवाई करता है। अब सबसे पहले वादी यानी प्लेंटिफ ऑर्डर 3 रूल 4 के तहत वकालतनामे पर हस्ताक्षर और अपनी ओर से किसी अधिवक्ता को यानी कि लॉयर को, एडवोकेट को केस दायर करने और केस लड़ने के लिए विधिक रूप से अधिकृत करता है। अब वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद अब जो एडवोकेट होता है प्लेंटिफ का, वादी की ओर से केस दायर करने और लड़ने के लिए अधिकृत हो जाता है, और केस दायर करने के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने होते हैं जिसको वाद पत्र कहा जाता है। अब वाद पत्र के द्वारा केस की शुरुआत होती है। अब सीपीसी सेक्शन 26 और ऑर्डर 7 वाद पत्र का प्रावधान करते हैं, यानी सीपीसी ऑर्डर 7 और रूल 1 के तहत वाद पत्र, उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए यह हम देखेंगे ऑर्डर 7 और रूल 1 के तहत। अब नंबर 1, उस न्यायालय का नाम जिसमें केस दायर करना है। नंबर 2, वादी का पूरा नाम यानी प्लेंटिफ का पूरा नाम, पिता का नाम और उनका एड्रेस। नंबर 3, प्रतिवादी का पूरा नाम यानी जो डिपेंडेंट होते हैं उनका पूरा नाम, उनके पिता का नाम और एड्रेस। नंबर 4, केस दायर करने की आवश्यकता का विवरण यानी केस दायर किस बुनियाद पर की गई है, क्या डिस्प्यूट है उसके बारे में पूरा विवरण। नंबर 5, केस के वे तथ्य जिनसे केस करने का कारण और विवाद की शुरुआत कब हुई, विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ और कैसे उत्पन्न हुआ, किस स्थान पर उत्पन्न हुआ यानी उसकी जगह कहाँ, किस गांव में हुआ, किस ठिकान, यह सब उस पर मेंशन होना चाहिए। नंबर 6, उन तथ्यों को लिखा जाना चाहिए जो कि न्यायालय को अधिकारिता यानी जुरिस्डिक्शन है, जिस न्यायालय में उसका जुरिस्डिक्शन है उसी न्यायालय में उस केस को दाखिल करना चाहिए। नंबर 7, न्यायालय शुल्क यानी जो भी फीस होती है वो फीस। नंबर 8, उन रिलीफ का भी लिखा जाना जिनके लिए वादी दावा करता है, यानी हमें जो रिलीफ चाहिए वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। नंबर 9, केस तथ्यों के दावे के सत्यापन का विवरण। और नंबर 10, डेट। नंबर 11, वादी के नाम और हस्ताक्षर या उनका अंगूठे का निशान, यह सब उसमें मेंशन होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर ही वाद पत्र तैयार किया जाता है, और इस प्रकार के वाद पत्र के जरिए कोर्ट में केस की शुरुआत होती है। अब वादी के वाद पत्र के साथ ऑर्डर 18
रूल 4 के तहत शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। अब यह शपथ पत्र वाद पत्र का समर्थन करता है कि वादी ने जो बातें वाद पत्र में लिखी है वह बिल्कुल सही है। अब यदि विवाद किसी भूमि, मकान या स्थान का है और प्रतिवादी उस विवाद की जगह पर कोई निर्माण कर रहा है, यानी कोई बिल्डिंग बना रहा है या अदर कंस्ट्रक्शन कर रहा है या कोई तोड़फोड़ कर रहा है, तो और वादी चाहता है कि प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य न करे, अर्थात विवादित जगह पर स्थिति विवाद से पहले जैसी थी उसी तरह कायम रहे, तो इसके लिए वादी वाद पत्र के साथ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड रूल 2 के तहत निषेधाज्ञा यानी टेम्पररी इंजंक्शन का आवेदन भी कर सकता है। अब इस प्रकार वाद पत्र, शपथ पत्र और ऑर्डर 39 रूल 1 एंड रूल 2 का आवेदन तैयार हो जाने के बाद ऑर्डर 4 रूल 1 के तहत वाद पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि वादी ने केस दायर करने की शर्तों को पूरा नहीं किया है, तो न्यायाधीश ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत उस वाद पत्र को नामंजूर कर देते हैं। लेकिन यदि वादी ने सभी शर्तें पूरी कर दी है, यानी पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है पूरा फुलफिल कर दिया है, सब शर्तें पूरी की है, तो न्यायाधीश ऑर्डर 7 रूल 9 के तहत उसके वाद पत्र को एडमिट कर लेते हैं। अब वाद पत्र एडमिट हो जाने के बाद कोर्ट द्वारा ऑर्डर 4 रूल 2 के तहत कोर्ट के रिकॉर्ड में केस दर्ज किया जाता है और उस केस का नंबर जारी कर दिया जाता है। अब इस प्रकार कोर्ट में केस दायर हो जाने के बाद सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 27, सेक्शन 28 और सेक्शन 29 एंड ऑर्डर 5 रूल 9 के तहत प्रतिवादी को समन्स भेज दिया जाता है। अब समन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ केस दायर होने का विवरण और कोर्ट में हाजिर होने की तारीख लिखी होती है, जिससे प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ दायर किए गए केस का जवाब दे सके। अब समन मिलने के बाद जब प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो न्यायाधीश द्वारा ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत प्रतिवादी यानी जो डिपेंडेंट होते हैं उनको एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय रिजल्ट निकाल दिया जाता है। अब एक पक्षीय का मतलब है यदि प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, वहीं सिर्फ वादी को ही सुना जाता है और प्रतिवादी को सुनने का अवसर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रतिवादी न्यायाधीश को समन मिलने के बाद उपस्थित ना होने का उचित एवं सही कारण बता देता है, यानी जो उसका उचित कारण होता है, कभी किसी की तबीयत बराबर नहीं होती है, किसी का घर पे कुछ इंसिडेंट होता है, इस वजह से अगर वो नहीं आ सका कोर्ट में, तो उचित कारण अगर उसने न्यायाधीश के सामने बताया है और एप्लीकेशन दिया है, तो जैसे कि लेकिन यदि प्रतिवादी न्यायाधीश के सामने समन मिलने के बाद उपस्थित ना होने का उचित एवं सही कारण बता देता है, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी, या वह हॉस्पिटल में एडमिट था, या कोर्ट ने उसे जो समन भेजा था उसकी तामीली सही तरीके से नहीं हुई है, वगैरह वगैरह अदर रीज़न अगर उसने सही बताए और न्यायाधीश उसकी बताए हुए बात पर संतुष्ट हो जाते हैं, तो प्रतिवादी सच बोल रहा है, फिर न्यायाधीश ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्ष यानी एक्स पार्टी के ऑर्डर को कैंसल कर देते हैं और फिर प्रतिवादी केस में अपना पक्ष रख सकता है। जैसे कि यदि समन मिलने के तुरंत बाद प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो जाता है, तो फिर उसे वादी के वाद पत्र का जवाब देना होता है। अब वाद पत्र की एक कॉपी प्रतिवादी को दी जाती है, जिससे
वो वादी के वाद पत्र का जवाब दे सके। अब यहाँ प्रतिवादी भी अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है और फिर आदेश 8 यानी ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत वादी के वाद पत्र का जवाब देता है। अब प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाब को जवाब दावा यानी प्रति दावा या वादोत्तर कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी अपना बचाव प्रस्तुत करता है। अब आसान भाषा में कहा जाए तो वादी के द्वारा वाद पत्र में लिखी बातों का जो जवाब प्रतिवादी अपने बचाव में देता है, ऐसे जवाब को जवाब दावा या प्रति दावा या वादोत्तर कहा जाता है। अब प्रतिवादी को 30 दिनों के अंतर यानी 30 डेज के अंदर या जो समय कोर्ट ने दिया है उसके भीतर अपना जवाब दावा या वादोत्तर पेश करना होता है। अब प्रतिवादी ने यदि अपने जवाब में वादी द्वारा लगाए आरोपों से इनकार नहीं किया है तो ऐसा समझा जाता है कि प्रतिवादी ने आरोप स्वीकार कर लिया है, यानी जो भी उसने किया है वो उसे एडमिट है। जब प्रतिवादी कोर्ट में अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है उसके बाद कोर्ट वादी और प्रतिवादी यानी प्लेंटिफ और डिपेंडेंट इनका ऑर्डर 13 रूल 1 एंड 2 के तहत केस ऑर्डर 13 रूल 1 एंड रूल 2 के तहत केस से संबंधित इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट को पेश करने का मौका देती है और वह अपने अपने दस्तावेज़ों को पेश करे जिन पर उन्हें भरोसा है कि ये दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है उसके दावे को प्रूव करने के लिए आवश्यक है। अब इन सभी दस्तावेज़ों को कोर्ट के सामने अंतिम सुनवाई से पहले ही दाखिल करना होता है। जब दस्तावेज पेश किए जाते हैं और न्यायाधीश को लगता है कि दस्तावेज का केस से कोई संबंध नहीं है तो ऑर्डर 13 रूल 3 के तहत न्यायाधीश ऐसे दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट या नामंजूर कर देते हैं। अब वादी और प्रतिवादी के दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद आता है इश्यूज़ का निर्धारण, यानी इश्यूज़ जो जजमेंट के लिए इश्यूज़ होते हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। अब न्यायाधीश बारीकी से जांच कर दोनों पक्षों के बीच विवाद को ऑर्डर 14 रूल 1 के तहत लिखित रूप में तय कर लेते हैं। अब आसान भाषा में कहा जाए तो न्यायाधीश वादी के वाद पत्र और प्रतिवादी के जवाब दावे को देखने के बाद मेन विवाद यानी असली जो डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट का मुद्दा जो है उसे अलग से नोट कर लेते हैं और जिसे कोर्ट की भाषा में इश्यूज कहा जाता है। असल में यहाँ कोर्ट यह देखता है कि आखिर तय क्या होना है, अर्थात कोर्ट को किन किन बातों पर विचार करना है। इन्हीं इश्यूज के आधार पर आगे चलकर बहस और गवाहों से पूछताछ की जाती है। इस सभी कार्यवाही के दौरान यदि वादी के अधिवक्ता को यानी जो लॉयर्स उन्होंने चुने हैं उनके एडवोकेट को वाद पत्र में और प्रतिवादी के अधिवक्ता को वादोत्तर या जवाब दावे में कोई बात लिखना रह गई है, बात लिखी नहीं है या कोई गलत लिखी गई है और वे चाहते हो कि उस बात को सुधारा जाना चाहिए और वो सुधारना बहुत आवश्यक है केस के लिए, तो वह अधिवक्ता ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत अपने वाद पत्र या जवाब दावे में सुधार कर सकते हैं यानी अमेंड कर सकते हैं। अब कभी कभी पेशियों के दौरान वादी और प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता किन्हीं कारणों से पेशी के दिन कोर्ट में उपस्थित ना हो सके तो आदेश 17 यानी ऑर्डर 17 रूल 1 के तहत हाजिरी माफी का आवेदन लगा सकते हैं और अगली पेशी पर सुनवाई का निवेदन कर सकते हैं। इश्यूज का निर्धारण हो जाने के बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को अपने अपने गवाह पेश करने का मौका देती है और गवाह या साक्षी को कोर्ट में पेश करने से पहले जितने भी गवाह हैं उनकी सूची तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है।
जिसमें सभी गवाहों का नाम और पता होना चाहिए। अब ऑर्डर 16 रूल 1 एंड रूल 1A के तहत कोर्ट इन साक्षियों या गवाहों के समन्स जारी करके या बगैर समन्स के गवाही देने के लिए डेट निर्धारित करती है। अब यहाँ कोर्ट गवाही देने का मौका पहले वादी पक्ष को देता है, यानी प्लेंटिफ पक्ष को देता है, जिसमें वादी एक एक करके अपने सभी गवाहों को कोर्ट में बुलाकर उनसे गवाही कराता है और वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी गवाह से प्रतिवादी के अधिवक्ता को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाता है। अब जब वादी द्वारा अपने सभी गवाहों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, तब कोर्ट प्रतिवादी को अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। अब यहाँ पर भी जब प्रतिवादी अपने किसी गवाह को प्रस्तुत करता है, तो वादी के अधिवक्ता को ऐसे गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका प्राप्त होता है। और वादी और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 18 रूल 4 का जो वाद पत्र उनका मुख्य परीक्षण यानी चीफ एग्जामिनेशन कहलाता है। उनके अधिवक्ता यानी एडवोकेट को अलग से मुख्य परीक्षण नहीं करना पड़ता। विरोधी अधिवक्ता द्वारा गवाहों से जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, वो वाद पत्र, शपथ पत्र और केस से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही होती है। जब दोनों पार्टीज के गवाहों के बयान कोर्ट में हो जाते हैं और कोई गवाह नहीं बचता है, तो कोर्ट केस के अंतिम सुनवाई के लिए एक तारीख तय करती है। अब उस अंतिम तारीख को दोनों पार्टीज के साथ उनके अधिवक्ता को कोर्ट में केस के अंतिम सुनवाई के लिए हाजिर होना होता है। अब अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई तारीख को न्यायालय के समक्ष दोनों पार्टीज के अधिवक्ता यानी दोनों पार्टीज के जो एडवोकेट होते हैं, वो केस से संबंधित अपने अपने अंतिम तर्क यानी फाइनल आर्गुमेंट न्यायाधीश के सामने रखते हैं। अब न्यायाधीश दोनों पार्टीज के तर्कों को सुनकर तथ्यों पर विचार करते हैं। केस के तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश अपना निर्णय यानी ऑर्डर शीट पर लिखते हैं। जजमेंट सुनाने की एक तारीख निर्धारित की जाती है। उस दिन वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद न्यायाधीश द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 33 और ऑर्डर 20 के तहत जजमेंट पढ़कर सुनाया जाता है। अब यह निर्णय वादी या प्रतिवादी के पक्ष में हो सकता है या उनके विरुद्ध भी हो सकता है। अब जिस पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है, उस पार्टी न्यायालय द्वारा केस में किए गए निर्णय के आदेश की एक प्रमाणित प्रति दी जाती है, जिसमें न्यायालय की मुहर लगी होती है। अब इसके बाद वादी या प्रतिवादी यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वहाँ वे सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 96, सेक्शन 97 एंड सेक्शन 98 और ऑर्डर 41 रूल 1 एंड 2 के तहत अपील कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह थी पूरी प्रोसीजर, केस की पूरी प्रोसीजर। थैंक यू।